देश चुनाव में वो आपको लाभ दिलाएंगे आपके काम के द्वारा। मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ा संकट बुंदेलखंड में जातिवाद का 5 साल में जो मैंने कदम उठाए वो उसके बिल्कुल शालीन उत्तर है। और मैं मानता हूँ कि जातिवाद की राजनीति में कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और दूसरी बात मुझे लगती है कि हम सिर्फ विकास के नाम पर धन की बात करें और कोई सार्थक प्लानिंग ना करें, हम समस्याओं को देखकर समाधान की बात करें तो होगा। जैसे गौबेरण वो भले अभी छोटे रूप में 2 साल बाद पूरा होगा, लेकिन वो आइकॉन बनेगा। आपने बेलाताल में सफाई की है तो वो वोट के लिए नहीं की, लेकिन सोशल ऑडिट के लिए तो जरूरी है कि नहीं। कम खर्चे में हर साल जो आप लाखों खर्च करते थे उसकी बजाय हजारों में काम होकर भी वो स्थायी समाधान हो सकता है। ये एक्चुअल में ये मॉडल होते हैं। और बुंदेलखंड प्रयोगों की धरती है, वहाँ जल का संकट है, सबको पता है। तो रास्ता कैसे निकलेगा, इस पर बात होनी चाहिए। पशु का संकट है, रास्ता कैसे निकलेगा। जातिवाद का संकट है, आप उसके बीच से भी अपनी बात कह सकते हो। भ्रष्टाचार कारण है, आने वाली पीढ़ी के सामने नशा भी बड़ी चुनौती है। तो क्या हम खुद ही बांटेंगे और हम कहेंगे कि हम ठीक कर लेंगे? ये दोनों काम साथ साथ नहीं चल सकते। ये बात मैं दृढ़ता के साथ वोट के समय भी कहता हूँ और वोट के बाद भी कहता हूँ। एक तरफ तो आप कहोगे साहब आप दारू बांटोगे, और दूसरी तरफ कहोगे नौजवान शराब से बच जाए। दोनों काम नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जो बांट रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, वो कोई हो। सर ऐसा कोई काम या कारण जो इस चुनाव में आपको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि जो जातिवाद के आधार पर और धन की राजनीति करते रहे हैं वो कोई भ्रम फैला दे तो बात अलग है। अन्यथा जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं कि जो अंडर पास बने रेलवे में एक तकिया कलाम चल पड़ा था, अरे वे तो बन नहीं थे। अब जो सरकार आई 5 रह गए, उन्होंने लिख कर दे दिया कि ये नहीं अनुमति देंगे, ये नहीं बनेगा। अब आपको समझ, बाकी लोगों को समझ में आई होगी जो कहते थे। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जो लोग छाती ठोक कर ये बात कहते थे अरे अंडर पास तो बन नहीं है, वो पथरिया का उतना अच्छा बन गया, बाकी सब भी बन गए, उनके किनारे रोड बन गए। इवन जो हमारे जो सबसे जरूरी था वो सबसे आखिरी में बन रहा है। मतलब ये बात मैं जानू से इंगित कर रहा हूँ, जो सबसे पहले बनना था वो सबसे आखिरी में बन रहा है। मेरे को नगर पालिका का सबसे भीड़ वाले इलाके का वो था। लेकिन जो 5 बचे हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, राज्य सरकार ने उसका मैं उसको डालने वाला भी हूँ सोशल मीडिया पर पत्र कि पीडब्ल्यूडी ने मना कर दिया कि नहीं हम परमिशन नहीं देते हैं, आप नहीं बना सकते। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो सामने आएंगे। ओवरब्रिज भाई साहब वो तो बांदेपुर में बनेगा, ये तो बन ही रहा है, वो भी बनेगा। अभी आप धनवान और जाति की बात कर रहे हैं, किससे आपका तात्पर्य? नहीं, उन तमाम लोगों से है जो इस तरह की आपकी पार्टी के लोग हैं क्या? मैं इस पर कोई अलग से किसी को चिन्हित नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कहता भी नहीं। सबके लिए है वो, यूनिवर्सल तो सबके लिए होता है, उसमें जाति पार्टी परिवार कुछ नहीं होता, सब पे लागू होता है। जो गड़बड़ करता है सब पे लागू होता है। पिछले चुनाव में आपने बड़ी जीत हुई थी, इस बार क्या उम्मीद करते? मुझे लगता है कि लोकसभा के भीतर और लोकसभा के बाहर अगर मैंने 5 साल में कोई गलती नहीं की है तो स्वाभाविक है मेरी अपेक्षा होगी कि पिछले बार से ज़्यादा वोट मुझे मिले, आशीर्वाद मिले। बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी आपका विरोध कर रहा है, पहले से शुरू हो गया था, इसको लेके आप क्या है? तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, मुझे पता नहीं। जब कोई करेगा तो फिर देखेंगे। भाजपा में कोई कहते हैं ना, ऊँट की चोरी नहरे नहरे नहीं होती, तो बीजेपी में बहुत संभव नहीं होता। आपका भाई साहब आपका विरोध हुआ विधानसभा चुनाव। इस बार अभिषेक भार्गव जी भी सामने आया, उन्होंने भी खुल के टिकट मांगा, फिर वो बैक पीछे चले गए। वहाँ पर भी उनको आपको लेकर मांगा टिप्पणी की। यहाँ चौरसिया वाले मामले में भी आपको लेकर सामने आए कि आपने दूसरे पक्ष का अपना रखा, उनका नहीं सुना। ऐसे में भाई साहब आपकी क्या प्लानिंग होगी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आपकी टेरिटरी में वो सीटें आती हैं, वहाँ को लेकर आपको स्पेशल कोई प्लानिंग बनाई हो आपने? देखिए, प्लानिंग तब बनती है जब मेरे मन में पाप हो। मुझे खुरमी समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया, चौरसिया समाज भी दे सकता था। सबसे पहले तो मैंने उस घटना की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की है, किसी दूसरे नेता ने नहीं की। पर उसके बावजूद भी जो सोशल मीडिया पर चला, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप गलत कहाँ हैं। मैंने ये कहा है, जो पत्र में लिखा है वो तो लिख कर कहा है, इसलिए ट्विटर पर मैं जो लिखता हूँ मैं खुद लिखता हूँ, इसलिए ऑन करने के अलावा दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं है। जो पत्र मैंने लिखा वो मैंने लिखा, वो मैंने स्वीकार किया, और आपसे तो कोई चीज़ छुपाई नहीं, प्रेस को मैंने रिलीज किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं मैंने गलत लिखा है।
कोई उसको मिसलीड कर रहा है, कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको ना पार्टी ने झेला और ना जनता ने झेला, तो जनता वहाँ के लोग जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी जो पार्टी के भीतर की बात आप कर रहे हैं, इसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। विधानसभा का चुनाव हो गया, आप सबने सहयोग किया, हमने जो कहा वो सच साबित हो गया, तो बात खत्म हो गई। तो आगे जो कह रहा हूँ वो भी सच साबित होगा। ऐसी क्या वजह रही कि पूरे 5 साल शीत युद्ध चलता रहा आपका पार्टी के लोगों से? देखिए, कार्यप्रणाली की बात मैंने आपसे कर दी पहले, मुझे लगता है इसको शीतल तो मत कहिए, क्यों लोग, मैंने कहा ना, कोई जाति का नाम लेके, कोई धर्म का नाम लेके अगर या बाकी चीज़ों को कह के नेता बनना चाहता है, मुझे आपत्ति नहीं है, ना उनसे कोई ईर्षा है, लेकिन वो किया मुझे इस बात का जवाब देंगे कि उनका भला हो गया, उनका भाई साहब किसका? जो लोग ऐसी राजनीति करते हैं जाति करते, लेकिन वो बताएंगे कि मैंने दमुए का नुकसान किया क्या। हो सकता है कि उनका नुकसान हुआ हो, तो वो कहें पब्लिकली कि हाँ मैंने मेरा नुकसान किया, तो फिर उनसे कारण भी पूछे कि मैंने क्यों किया। तो इस बार वो सब लोग आपका नुकसान करना तैयार हो जाए। देखिए, जनता सब जानती है। जवेरा विधानसभा क्षेत्र में तो खुले जैसे कि आपने भी स्वीकार किया कि हमने टिकट कटवाई और उसके बाद बगावत की थी, तो क्या आपको नुकसान? हमने परिणाम की बात नहीं कहा, परिणाम के पहले कहा कि भाई हमने कराया और जिम्मेदारी मेरी है, परिणाम आ गया, जनता ने साथ तो हमारा दिया ना। आपका साथ दिया, लेकिन 25,000 वोट भी सामने वाले ने लिए। वोट किसी की बढ़ोतरी नहीं होती। यदि रामकृष्ण कुसमरिया विरोधी रहते हैं तो क्या लगता है? उम्मीदवार कोई भी हो, चुनाव को सस्ता नहीं मानना चाहिए, चुनाव में हमको मुस्तैद होकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं किसी उम्मीदवार पर कभी टिप्पणी नहीं करता। इस बार आप अगर जीत के आते हैं तो दमोह के लिए क्या बड़ी उपलब्धि है? हाँ, जो अधूरे काम मैंने अपने प्लान बताए हैं उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ मुझसे छूट गई है, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकता कि 5 साल मैंने सारा कुछ कर लिया। ये दावा करने का अहंकार मेरे मन में नहीं है। मेरे मन में अभी भी सीखने की, जानने की, उसे पूरा करने की इच्छा है। तो जो चीज़ें मेरी रह गई है उससे मैं बकाया उनको चाहता हूँ कि हाँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि रुक्मणी देवी का मंदिर, वोट का सवाल नहीं है, लेकिन वो होना, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण वो, जैसे जातिवाद का विरोध करूँगा। और आज कहना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं तराजू पे तुल रहा हूँ, जीतने के बाद तो बहुत भागना ठोकते रहते हैं लोग, तो आज बोलना ज़्यादा जरूरी है। सर, क्या आपको लगता है कि आप मंत्री नहीं बन पाए इसलिए इस लोकसभा क्षेत्र का विकास पे उतना नहीं हुआ जितना होना था? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना तो कि ITBT का मामला तो आ ही गया, बाकी जो चीज़ें रेलवे की थी या हमारे संचार विभाग की थी, आप अगर टेलीफोन की स्थिति बाजू वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे तो फिर कंपेरिजन हो जाएगा कि हमारी हालत क्या है, बाकी की हालत क्या है। भाई साहब, इस बार तो कोई राय में बाधा नहीं है ना, चुनाव के बाद आपकी आप लोग की कृपा बनी रहे, कोई समस्या नहीं आएगी। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, यदि आप जीत के आते हैं तो इस पर क्या करेंगे? नहीं, मुझे लगता है देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हाँ ना में जवाब नहीं हो सकता, और स्वावलंबन की बात ये पार्टी के उसमें है, और इसलिए हम उस आधार पर हमेशा ये मानते हैं कि क्वालिटी वाइज अगर प्रशिक्षण मिले तो ऐसा कि हुनर अगर है तो रोजगार तो उसको मिलेगा। तो ऐसे हुनर के बारे में हो रही है और उसमें समझौता नहीं करना चाहिए कि साहब को ट्रेनिंग देने वाला आपका निकट का है तो आप उस पर रिलैक्स हो जाए ना। हुनर अगर किसी के पास है तो रोजगार मिलेगा, इस थ्योरी पर ही काम होगा। वर्तमान में सांसद निधि की कितनी राशि लैब से हुई? ये तो आंकड़े आप ही ले लो, मेरे ख्याल से उस मामले में तो संतोष साहब को, हम तो 103% वाले हैं, 102%। ब्याज का भी हमने खर्चा किया है 2 करोड़ से ऊपर। आप सबका धन्यवाद।